कोरोना पर मुख्यमंत्री गहलोत ने आज भी मंथन किया। वीसी के जरिए वो अफसरों और डॉक्टर्स के साथ जुड़े। बैठक में संक्रमण की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े पर भी मंथन हुआ। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन पर फीडबैक भी लिया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार सीएम गहलोत समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। हर रोज इस तरह की बैठक देर शाम होती है। आज भी हुई। अफसर भी जुड़े, डॉक्टर्स भी जुड़े। किस तरह के हालात हैं, खासकर अब जब रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू हुआ है तो पहला दिन किस तरह का रहा, क्या क्या मुश्किलें सामने आई, क्या लोग सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, इस तरह के सवाल जवाब हुए। साथ ही डॉक्टर से भी बातचीत की गई। संक्रमण की चेन किस स्तर पर पहुंच चुकी है, ये दूसरी लहर और कितना कहर ढा सकती है, कहीं कोई कमी या किल्लत जिसका सामना आप कर रहे हो उसे दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। दवा और हवा दोनों ही सरकार के लिए चुनौती बने हुए, वहीं लोग भी अनुशासन पखवाड़े के लिए चुनौती साबित हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेम मीना से। प्रेम, क्या जानकारी है? देश में 17 मई के लिए रेड अलर्ट जन पखवाड़ा लागू हो गया है और इसी की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज तमाम विभागों के आला अधिकारियों के साथ ये मीटिंग ली है। फिलहाल मीटिंग सीएमओ में जारी है। मीटिंग में हमारे जो सूत्र है उनके मुताबिक मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है कि रेड अलर्ट पखवाड़ा के तहत जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनकी सख्ती से पालना की जाए। आज चूंकि ये आज से लागू है तो मुख्यमंत्री ने ये भी फीडबैक लिया है कि किस तरह के दिशा निर्देश है उनका लोग उल्लंघन कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आप तत्काल कानूनी एक्शन ले। साथ में ऑक्सीजन की आपूर्ति समेत अन्य जो दवा सामग्री और रक्षा उपकरण है उनके बारे में मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया है। आज मुख्यमंत्री की मीटिंग से पहले मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने आला अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग ली थी और प्रभारी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि सभी जिलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए तत्काल उपाय करें। और साथ में ये भी कहा कि हम केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में है ताकि प्रदेशवासियों को कोरोना के हमले से बचाया जा सके। फिलहाल मीटिंग जारी है। जी प्रेम, जिस तरह की तस्वीरें आज रही, जैसा कि मैंने अभी कमेंट्री के दौरान कहा कि दवा और हवा तो चुनौती है ही, साथ ही लोग भी चुनौती है। एक तरह से प्रशासन को लगभग फ्री हैंड दिया गया है, पूरा फ्री हैंड नहीं दिया गया है, जिस वजह से भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इस पर क्या मंथन चल रहा है? देखिए स्वप्निल, आपने सही कहा, फ्री हैंड पूरा प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं दिए है। इसके पीछे वजह ये बताई जा रहा है कि पहले सरकार ने जब पूर्ण लॉकडाउन लागू किया था तो एक तरह से प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अब सरकार ने राहत दी है, अत्यावश्यक सेवाओं के लिए छूट भी प्रदान की है, लेकिन इसकी आड़ में यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है दिशा निर्देशों का तो उसको तत्काल पुलिस है उनके खिलाफ एक्शन भी ले रही है। जैसे आज दिन भर में जो बिना वजह घूमते पाए गए थे उनको पुलिस प्रशासन ने जबरन क्वारंटीन कर दिया और जब तक वो फिर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं देते हैं उनको अपने घर ही क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री ने जो तमाम बिंदु है, पहलू है, उनकी समीक्षा कर रहे हैं और सभी जिला कलेक्टर से उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं। साथ में मुख्य सचिव है उनसे आज का फीडबैक ले रहे हैं कि आज के हालात किस तरह रहे। यदि ढिलाई है तो सरकार और भी कड़े कदम उठा सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और बढ़ेंगे आगे खबर जालोर से, जहां सांचौर के एक निजी अस्पताल की शर्मनाक करतूत सामने आई। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद जांच करने आई टीम के जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया और मरीजों को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया। घटना का परिजनों ने वीडियो बनाया और न्यूज 18 को भेजा, जहां बिना ऑक्सीजन और बिना उपकरणों के मरीजों को अस्पताल से रवाना किया जा रहा था। सांचौर के लुटेर हॉस्पिटल की यह शर्मनाक करतूत सामने आई है। और पर डे बेड चार्ज हमसे 25-25 हजार लिए जा रहे थे, वो भी हमने दिए। और आज जब उनकी जांच आई और जो चेकिंग करने के लिए आए तो उन्होंने हमें, मेरी मम्मी की हालत ठीक नहीं है, उन्होंने हमें निकाल दिया, छुट्टी दे दी जबरदस्ती।
और हमारे पास में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। हम अपने बलबूते पे ऑक्सीजन सिलेंडर मम्मी को माउंट आबू श्याम सुंदर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्याम, इस वीडियो में क्या क्या है और क्या ये कोरोना पेशेंट्स हैं? देखिए, ये पूरा प्रकरण सांचौर के बीलाल हॉस्पिटल का है, जहां पर सवेरे जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था सोशल मीडिया पर, वीडियो वायरल होने के बाद में, उसके बाद जिला कलेक्टर ने पूरे प्रकरण में गंभीरता से लेते हुए जांच करने के लिए एक टीम भेजी थी, जिसमें एडीएम, एसडीएम सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। ऐसे में जब वो टीम वहां से वापस निकली तो वहां पर कोरोना मरीज भर्ती थे, उन्हें बर्बरतापूर्वक व्यवहार करके उस हॉस्पिटल से निकाल दिया है। ऐसे में उन्हें न तो ऑक्सीजन दी गई और न ही जो चिकित्सा सुविधाओं में उपकरण आ रहे हैं वो काम में दिए गए। ऐसे में अपने स्तर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करके जो परिजन है वो सिरोही के आबू रोड स्थित एक हॉस्पिटल में पहुंचे और वहां से उन्होंने एक वीडियो बना करके न्यूज 18 को उपलब्ध करवाया है, जिसमें आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि जो पीड़िता है उसके बेटी है वो उसके साथ में खड़ी है और वो अपने को वीडियो बना के भेज रही है कि इस तरीके से व्यवहार है वो दुर्भाग्य है। ऐसे में जिला कलेक्टर पूरी तरीके से गंभीर है और इस हॉस्पिटल की बर्बरतापूर्वक जो रवैया अपनाया गया है वो अपने आप में शर्मनाक करतूत सामने आई है। शुक्रिया श्याम। अलवर शहर समेत सभी निजी अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों को ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर विधायक संजय शर्मा कलेक्टर चैम्बर में धरने पर बैठ गए। चेतावनी दी, जब तक अलवर को अपने हिस्से की पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं होगी तब तक वो धरने पर रहेंगे। इस दौरान विधायक और कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। विधायक ने कहा अलवर के हिस्से की ऑक्सीजन को लेकर वे जिला कलेक्टर समेत अनेक प्रशासनिक अधिकारियों से फोन पर बात कर चुके हैं, साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी कई बार मिले, लेकिन अलवर को ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हुई। 4 दिन से लगातार ऑक्सीजन का अभाव है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे सरकार के द्वारा संचालित लॉर्ड्स अस्पताल हो और हमारे जितने भी निजी चिकित्सालय हैं उनमें ऑक्सीजन का अभाव है। मैं लगातार जिला कलेक्टर महोदय को, एडीएम फर्स्ट को, हमारे जितने भी आला अधिकारी हैं उनको बार बार मैं टेलीफोनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी मैंने आपको आग्रह किया और बार बार ये आश्वासन मिलता रहा कि हम ऑक्सीजन में सुधार कर रहे हैं, ऑक्सीजन सुधार कर रहे हैं। लेकिन मुझे जानकारी मिली कि भरतपुर जिला जो हमसे कहीं छोटा है वहाँ 31% से भी अधिक गैस दी जा रही है। अलवर जिले को मात्र 21% गैस दी जा रही है, जबकि अलवर शहर मुख्यालय पर अलवर शहर सहित अलवर जिले के अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे हमारे कस्बे क्षेत्र हैं, वहाँ के मरीज भी यहाँ एडमिट हैं, उसके साथ साथ अन्य राज्यों के मरीज भी यहाँ इलाज प्राप्त कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की। सीपी जोशी ने कहा, केंद्र की ओर से प्रदेश को पर्याप्त सहायता दी जा रही है, जरूरत है प्रदेश सरकार उसका मैनेजमेंट सही तरीके से करे ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक राहत पहुंचे। उन्होंने कहा, हमने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की, प्रदेश की जरूरतों को पहुंचाने का काम किया। कभी पत्र नहीं भेजा। दूसरी बात, सांसदों का फर्ज, सांसद हो चाहे विधायक हो, अपनी बखूबी निभा रहे हैं और जहां तक मैं सोचता हूं राज्य सरकार को भी अपनी गेंद को दूसरे पाले में डालने की बजाय खुद कितनी, जब महाराष्ट्र में इतनी बड़ी महामारी आ गई थी तो आपने 1 महीने 1.5 महीने तक क्या तैयारियां की। मैं इस समय पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमें एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती है। ये समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं है, सबको मिलकर प्रबंधन करने का है, व्यवस्था करने का है। केंद्र सरकार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार अगर अपनी ग्रांट और अपनी व्यवस्थाएं बंद कर दे तो आपको मजीरे बजाने पड़ेंगे। आज जितनी स्कीम, जितना पैसा, जितनी फंडिंग आ रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आ रही है। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की। प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति को लेकर चर्चा की। गौरतलब है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले प्रदेश के सभी सांसदों से केंद्र पर दबाव बनाने की अपील की थी। स्वाभाविक चिंता के रूप में जिस प्रकार से सरकार का जो कुप्रबंधन है उस प्रकार यहाँ आकर हमने बात की है। कल ओम बिरला जी से मिले और आज स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मिलना हुआ। राजस्थान सरकार को समय समय पर चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, वो पूरी तरह से सप्लाई हो रहे हैं, उनको पूरी तरह से इमदाद कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी
समय समय पर ऑक्सीजन के जितने भी प्लांट्स लगे उनकी सबकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और सभी राज्यों को समानता के रूप में दिए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार को जिस प्रकार से यहाँ पर 1 लाख इंजेक्शन देने का जो बात उमला जी ने रात को बताई कि 1,70,000 यहाँ से सप्लाई हो रही है, तो इसका प्रबंधन सही प्रकार से हो तो राजस्थान की जनता को उसका लाभ मिलेगा। उनका काम है कि वो पूरी तरह से मैनेजमेंट को पूरी तरह से वो रखे। आज कोई भी काम है तो उसका मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो जनता को उसकी राहत मिलती है। मैं समय समय पर कहना चाहूँगा कि समय समय पर सब अपने अपने सांसद अपने अपने क्षेत्र की बात पूरे अपने उसमें पार्लियामेंट क्षेत्र में भी करते हैं, सब अधिकारी से भी करते हैं। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने जिले के राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सांसद ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से भी उन्हें अवगत कराया। स्पीकर ओम बिरला ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ ही जल्द ही बजट देने का भी भरोसा दिलाया। आज श्रीमान ओम बिरला जी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से कोविड-19 महामारी को लेकर मेडिकल ऑक्सीजन की रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में मिली और अध्यक्ष साहब ने आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार से राजस्थान में इनकी उपलब्धता समस्या नहीं आने देंगे। 1 मई से देश भर में 18+ के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है। साथ ही आपको बता दें रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इस कारण वैक्सीनेशन शुरू कई जगहों पर नहीं हुआ है। टोंक जिले में भी यही स्थिति है। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। वैक्सीन मिलते ही वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके संबंध में विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। हमने 50,000 वैक्सीन के डोज की डिमांड की है। वैक्सीन प्राप्त होने के बाद ही ये कार्यक्रम तरीके से आरंभ हो पाएगा। अभी हमारे को आश्वासन मिला है कि संभवतः 7 से 10 मई के बीच में हमें वैक्सीन मिल जाएगी। और बात बढ़ती सख्ती की। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज से नई गाइडलाइन लागू हुई। हनुमानगढ़ जिले में इसका असर दिख रहा है। नई गाइडलाइन के तहत न्यूज 18 ने हनुमानगढ़ के बाजारों की स्थिति देखी तो इक्का दुक्का लोग ही नजर आए और आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी दुकानें बंद रहीं। पुलिसकर्मी मुस्तैदी से ड्यूटी पर डटे रहे। जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर आज जो गाइडलाइन जारी हुई है, इसमें जो है अभी आप इधर देख सकते हैं कि जो हम हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य बाजार में खड़े हैं, इक्का दुक्का गाड़ियां इधर आ रही हैं। अगर आप इस तरह देखेंगे तो आपको जो आवश्यक सेवाओं की दुकान जैसे मेडिकल स्टोर खुला है और इसके अलावा अगर इस तरफ की बात करें तो पूरा का पूरा बाजार बिल्कुल खाली है। और यहाँ पे कुछ इक्का दुक्का लोग जो चूंकि सामने रेलवे स्टेशन है और इधर से कुछ लोग परली तरफ कॉलोनी है, वहां से जरूर इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। इसके अलावा पूरा बाजार जो है बिल्कुल यहाँ पे आम लोगों की आवाजाही नाम मात्र ही है। और यहाँ पर पुलिसकर्मी मुस्तैद अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति चल रही है। आप ये बताएं कि अभी जो आज नई गाइडलाइन आई है और इसको लेकर क्या लोग खुद समझ रहे हैं या आपको समझाइश करनी पड़ रही है? कुछ लोग खुद अपने आप ही समझ रहे हैं और कुछ को समझाइश करनी पड़ रही है। और जो थोड़े बहुत एक जिसको कोई नॉलेज नहीं है या किसको कोई पता नहीं है उसको हम समझाइश कर रहे हैं। और जो ज्यादा कोई जाति कर रहा है उसका चालान काट दिया जा रहा है। अगर बात करें मास्क की, मास्क ज्यादा जरूरी है कोरोना से बचने के लिए, तो कितने चालान हो रहे हैं? क्या लगभग लोग मास्क पहन रहे हैं अभी? हाँ जी, लगभग लोग खुद ही मास्क पहन रहे हैं। वैसे समझदार हैं खुद ही। और जो जिसके नहीं पहना हुआ है उनको हम तो काटाके कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। और जो फिर भी नहीं पहन रहे हैं तो उनका हमारे ऑफिसर्स जो भी हमारे अधिकारी हैं उनके द्वारा चालान किए जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मुस्तैद है और इनका ये कहना है कि हम समझाइश भी कर रहे हैं, लगभग लोग मान भी रहे हैं और जहाँ मास्क नहीं पहना होता वहाँ ये चालान भी कर रहे हैं। रही बात बाजार की, तो पहले मैं बता चुका हूँ कि बिल्कुल पूरा बाजार बंद है, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि जो सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है उसको लेकर अभी लोग सचेत हो रहे हैं। और कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है उसको लेकर वाकई लोगों में कहीं ना कहीं ये भय मान ले या सचेत मान ले लोगों को। अभी स्थिति जो है पहले से कहीं अच्छी नजर आ रही है।
राजू रामगढ़िया, न्यूज चैनल राजस्थान, हनुमानगढ़। अगर आपको बेवजह सड़कों पर तफरी करने की गलत आदत है तो ये खबर देखिए। आपका भी ऐसा हश्र हो सकता है जो इन नौजवानों का हुआ। आज से प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू हुआ है। पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाज नहीं आए। अब ऐसे लोगों की खैर नहीं, उन्हें सीधे 14 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। जोधपुर में पुलिस ने इसकी शुरुआत भी कर दी और कोरोना के मित्रों को क्वारंटीन सेंटर भेजा। बेवजह तफरी करने वाले जब पुलिस की पकड़ में आए, खूब फड़फड़ाए, लेकिन पुलिस के सामने एक न चली और उन्हें भेज दिया गया उनकी असली जगह यानी क्वारंटीन सेंटर। इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आज से पैंडेमिक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा का एक तरह से दूसरा भाग चालू हुआ है, जिसमें और सख्त निर्देश दिए गए हैं। पहले से जो दुकानों को छूट थी 6 से 11 आवश्यक दुकानों को, वो अभी भी है, लेकिन 12 बजे से लेकर 5 बजे तक एक कर्फ्यू का माहौल रहेगा, जिसमें अनावश्यक घूमने वालों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा और जब तक RT-PCR टेस्ट नेगेटिव नहीं आती है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक और सख्त कदम उठाया गया है। अभी तक हम लोग चालान कर रहे थे और व्हीकल सीज कर रहे थे, अब बेवजह घूमने वालों को संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 ब्रांड सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। कोटा में रेलवे के निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हुआ। 80 फीट रोड के नजदीक रेलवे ट्रैक के नीचे चल रहे निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी ढह गई। 5 कर्मचारी दब गए। इन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। एक कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर रेलवे के अधिकारी और पुलिस अधिकारी पहुंचे। मौके का जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने।
कोटा में रेलवे के निर्माण कार्य के दौरान जो है बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कोटा का 80 फीट रोड है और उसके नज़दीक ये रेलवे ट्रैक है। यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा था उस दौरान मिट्टी ढह जाने से 5 मजदूर इसमें जो है दब गए थे। जो गैंगमैन थे रेलवे के, उनमें से जो है 5 को जो है निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है और एक की जो है इलाज के दौरान मौत भी बताई जा रही है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, रेलवे के जो अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं। पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली जा रही है और पूरा जो है पुलिस लवाजमा भी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम अधिकारी जो है मौके को देख रहे हैं, मौके का मुआयना कर रहे हैं और इस ट्रैक को फ़िलहाल जो है बंद कर दिया गया है। यहाँ से फ़िलहाल गाड़ियों का आवागमन नहीं हो रहा है। जिस तरह की सूचना मिली थी उसके मुताबिक जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कुछ लोग जो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ये यहीं नज़दीक के लोग हैं जो यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे थे। क्या घटना हुई थी, ये किस तरह की घटना? सर ये बताया जा रहा था जैसे साथ में कुछ सपोर्ट लगा रहे थे, दोनों साइड मिट्टी ढह गई, गिरने से 4-5 आदमी अंदर हुए जिसमें वसीम नाम के आदमी की मृत्यु हो चुकी है। बाकी लोग घायलों को सुधा में भर्ती कराया गया है। तो जो है 4 जो लोग हैं उनका इलाज अभी जारी है। रेलवे की जो पुलिस बल है वो मौके पर पहुंच चुका है, रेलवे के अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं। फिलहाल जो है इस काम को जो है रोक दिया गया है। बातचीत जो है मीडिया से भी जो है रेलवे अधिकारी नहीं कर रहे हैं। ये बड़े स्केल पर जो है यहाँ पर रेलवे का निर्माण कार्य चल रहा था, जिस तरह का काम चल रहा था उस कार्य में जो है तमाम चीज़ें जो है वो अब देखी जा रही है कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुँचे हैं, पुलिस की टीमें भी यहाँ पर आई है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, नगर विकास न्यास के सचिव भी यहाँ पर मौजूद हैं जी। अभी तो वो बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है वो आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में। जो यहाँ पे जो ये काम चल रहा था इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में एक वसीम नाम का जो शख्स है, वसीम नाम का जो गैंगमैन है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं वो अधिकारी अब मौका देख रहे हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है पुलिस अधिकारी भी इस पूरे मामले में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है वो घटनाक्रम अपना आप में दर्दनाक हादसा है, क्योंकि इस लेवल पे काम चल रहा था, जिस स्तर पर ये काम चल रहा था, ये मिट्टी ढही है और उस मिट्टी ढहने की वजह से मज़दूर जो है 5 मज़दूर जो हैं वो इसमें दब गए थे। रात की बात यह है कि 4 मज़दूर की हालत ठीक बताई जा रही है और एक की मौत हो गई है। शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। चित्तौड़गढ़ में एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने सरपंच के पति और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया, लेकिन इस हत्याकांड ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। विजयपुर थाना इलाके में 16 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक महिला का फोटो वायरल हुआ। महिला ने थाने में केस दर्ज कराना चाहा, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। इसके बाद महिला लापता हो गई। परिजनों ने गुमशुदगी और हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हत्या के आरोपी अमरपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच के पति को थाने में बिठाकर चाय नाश्ता करवाया। जब दबाव पड़ा तो भरत मीणा से, जो कि सरपंच का पति है, कड़ाई से पूछताछ की और हत्या का खुलासा हुआ। आरोपी ने महिला की हत्या करने और शव को सड़क किनारे दबाने की बात कबूल की। फिलहाल थानाधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने पुलिस पर सवाल खड़े किए। 16 तारीख को मिसिंग की रिपोर्ट आई थी जी। श्रीमती जनता बंजारा की मिसिंग की रिपोर्ट आई थी, जिस पर MPR दर्ज करके और जांच की जा रही थी। उस दरमियान वापस एक रिपोर्ट आई, प्रकरण दर्ज कर लिया गया जी और तलाश इसकी तफ्तीश कर रहे थे। भरत नाम के किसी लड़के ने उसके कोई अश्लील फोटो वायरल किए थे, उसको लेके वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई। वो थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और उसने कहा मेरी जान माल को भी हानि है। उसके बाद उसको पिताजी थाने में गए तो भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और शाम को वो 8 बजे घर से निकल कर किसी भरत के साथ गई है। 7:30 बजे 8 बजे 7:30 बजे के आसपास घर से निकली है वो उस भरत के साथ
उसके बाद उसके पिताजी, मदर और उसके परिवार वाले सब मेरे पास आए। 16 तारीख को सुबह मैंने उच्च अधिकारियों से सबसे बात करी, माननीय थानेदार जी से बात करी कि मैंने कहा इस तरह का ये हुआ है, इस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है, कहीं मर्डर तो नहीं हो गया, इसको आप देखने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। पुलिस से न्याय की गुहार लगाने वाली महिला की हत्या और उस हत्या में महिला सरपंच के पति का शामिल होने के बाद पुलिस का यह स्वीकार करना है कि उनसे जांच में लापरवाही हुई है, साबित करता है कि चित्तौड़गढ़ जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद है और इन बुलंद हौसलों को कहीं ना कहीं पुलिस सह देती प्रतीत हो रही है। अब भले ही पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए या न्याय व्यवस्था के जरिए हत्या करने वाले अभियुक्तों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए, लेकिन साफ तौर पर लापरवाही के चलते एक महिला ने अपना जीवन खोया है और इस लापरवाही का कोई भी भुगतान नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन रतन हंसराज और सहयोगी गोपाल खट्टिक के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। वार्डों में पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं होने से नाराज कोटा दक्षिण नगर निगम के 2 वार्ड पार्षद धरने पर बैठ गए। वार्ड नंबर 29 और 7 के वार्ड पार्षदों ने सप्लाई के लिए आए पानी के टैंकरों को भी खड़ा करवा दिया और जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़ गए। वार्ड पार्षद सोनू भील और धनराज ने बताया, आवली रोजड़ी का इलाका काफी बड़ा है, लेकिन इलाके में पानी की सप्लाई उचित ढंग से नहीं होती, जिससे लोगों को किल्लत झेलनी पड़ती है। पर्याप्त नहीं है, अभी तक 3 ही टैंकर चल रहे हैं और जो 3 टैंकर है वो पर्याप्त नहीं है। लोग मेरे घर पर रात और दिन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ टैंकर नहीं आ रहा, वहाँ पे टैंकर नहीं आ रहा, तो हम करें क्या? जनता हमें परेशान कर रही है। अब जनता का समाधान करने के लिए हम यहाँ पे रोड पे पानी की समस्या का समाधान हो सके, इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम टैंकर को नहीं चलने देंगे। मेरी मांग है, मेरे क्षेत्र में वार्ड नंबर 29 और वार्ड नंबर 7 हम दोनों पार्षद 1 महीने से काफ़ी परेशान हैं। पानी की समस्या को लेकर हमने पूरे अधिकारियों के चक्कर लगा लिए, कलेक्टर साहब के यहाँ पर भी हम ज्ञापन दे के आए, हमारी बात रख के आए, पर हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।